नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए मित्रों लेके आया हूं आज बाल विकास का वीडियो। और जी हमारी लाइव क्लास 2 बजे की है, क्योंकि संडे है तो आज 2 बजे क्लासेस रहती हैं हमारी YouTube पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरा का पूरा वीडियो उसको देखें और पूरा लाइव क्लास को अटेंड करें। साथ ही ये लाइव टेस्ट चल रहा है एक्चुअली, तो इसको अटेंड करें क्योंकि ये ग्रेड 2 का ओल्ड वीडियो का क्वेश्चन पेपर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी को आप सॉल्व जरूर करें और आंसर कमेंट में जरूर दें कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। हम सब लोग आ जाइए, सभी को नमस्कार है, वंदन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 26 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, याद रखिएगा, CDP का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को खालिस्तान के रूप में हम संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मासूम नोटा, जिसको हम तबला नोटा कहते हैं। ऑप्शन बी है हमारा मानसून मना स्थिति, जिसको हम तबला रासा कहते हैं। ऑप्शन सी है मानसून पहला, जिसको हम तबला प्राइमस कहते हैं। और ऑप्शन डी है मासूम नोवस, जिसको हम तबला नोवस कहते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को हम क्या कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो समाज के नियम सीखता है। इसका राइट आंसर होगा क्या वैसे? इसका राइट आंसर है मासूम मन स्थिति, ऑप्शन बी तबला रासा। इस क्वेश्चंस को याद करने इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? तबला रासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब खालिस्तान किया जाता है। ऑप्शन ए संसाधन संपन्न, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी का नेतृत्व और ऑप्शन डी है शिक्षक का नेतृत्व। राइट आंसर क्या होगा? ऑल लर्निंग इज बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल व्हेन इट इज। इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों द्वारा जब हम स्वनिर्देशित करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड बाय द लर्नर्स, तो वो अधिगम कुल मिलाकर क्या होते हैं? सफल होते हैं। याद रखिएगा, मतलब बच्चे जो है ना, जो शिक्षार्थी है, वो खुद स्वनिर्देशित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? ऑप्शन ए तुष्टि तकनीक, ऑप्शन बी है परिसमाप्ति तकनीक, ऑप्शन सी है शारीरिक दंड और ऑप्शन डी है समय समाप्त तकनीक। इसका राइट आंसर है समय समाप्त तकनीक। याद रखना, तो समय समाप्त तकनीक कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखना, टाइम आउट टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य है? सत्य नहीं है, सॉरी, ये तरह में सत्य नहीं पूछा है। ऑप्शन है अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों और क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन बी है इसका उपयोग बहु सांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। और ऑप्शन डी है इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है हमारा इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता। तो शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है कि इस विधि के द्वारा हम सभी विषयों को कवर कर सकते हैं, गलत है। जबकि इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए कर सकते हैं, शिक्षार्थियों को सम्मिलित कर सकते हैं और अवधारणा का प्रदर्शन प्रयोग क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। ऐसे ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, इसकी बुद्धि लब्धि निकालो। तो इसका फार्मूला तो सभी पता है कि मानसिक आयु बटे तैथिक आयु इंटू 100 कर दो जल्दी से। तो राइट आंसर इनमें से क्या होगा बताओ?
तो इसका राइट आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि आई क्यू का फार्मूला ही होता है, याद रखना। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु उसमें कितने दे दिया इसका, इसकी मानसिक आयु 12 साल दी है, तो 12 बटे 20 इंटू 100। तो 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, तो 12 पंजे कितना हो गया 60। देख लेते हैं आंसर कितना, तो 60 ही राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जागरूकता छोड़ दी और पहचान भी छोड़ दी। आघात, दमन, अभिघात और फ्यूग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघात, दमन, अभिघात और फ्यूग क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूग कहलाएगा। तो दिमाग में बिठाना, जब वो अपनी पहचान छोड़ देता है स्वयं की, तो बंदा उस टाइम ये कौन सी स्थिति में होगा? फ्यूग। ना ही आघात होगा ना विघात होगा, वो कहलाएगा फ्यूग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न उदाहरण: व्यक्तिगत अभिलक्षण, संज्ञानात्मक अभिलक्षण, भावपूर्ण अभिलक्षण और शिक्षण अभिलक्षण। जिस तरह से व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कोई जानकारी को प्रस्तुत करता है अपने दिमाग में, मतलब कल्पना शक्ति पूछ रहे कुल मिला के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ये संज्ञान लेना तरीका ही होता है कुल मिला के, अपने मस्तिष्क में आप कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसको फिर बाहर जब लेके आओगे तब की बात अलग, लेकिन दिमाग में आप उसको किस तरीके से आप कल्पना शक्ति बोल सकते हैं, तो संज्ञानात्मक अभिलक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, गाल्टन, कैटल, विनय और कार्ल पियर्सन। बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हुए हैं। इसका राइट आंसर अल्फ्रेड विनय। आपको अल्फ्रेड विनय के बुद्धि परीक्षण के बारे में पता भी होगा, बहुत सारे उन्होंने दिए थे। तो बुद्धि परीक्षण के जनक हैं ही अल्फ्रेड विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDD एक विकास संबंधी क्षमता है जो खालिस्तान देखने को मिलती है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 से 14 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष से ऊपर। GDD राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर मित्रों 5 वर्ष से छोटे बच्चों में हमको देखने मिलता है GDD। GDD इज अ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन चिल्ड्रन हु आर बिलो 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कि यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे? आप कालानुक्रमिक और मानसिक दोनों सेम हो गई, तो अब उसको किस श्रेणी में रखोगे? उच्च, सामान्य, प्रतिभाशाली या सामान्य बुद्धि से नीचे? मतलब कुल मिला के मानसिक और तैथिक दोनों सेम हो गई। तो इसका राइट आंसर वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा अब तुम निकाल के बताना। यहाँ पूछा यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है, दोनों सेम है, तो बच्चा सामान्य श्रेणी में आएगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो सामान्य का जो IQ रहता है ना, अब आप बताना सामान्य का IQ के बीच का निकाल लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं 100 आ ही जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, जो चार्ट है उसमें पता चल जाएगा तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, उन्होंने खालिस्तान का। अब 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता तो क्या विकसित होंगे? देखो, ईगोसेंट्रिज्म, व्यक्तिगत कल्पित, वस्तु स्थायित्व और आगमनात्मक, क्या विकसित होगा उसमें? इसका राइट आंसर मित्रों वस्तु स्थायित्व। तो देखना, जब बच्चा 7 to 9 मंथ का होने लगता है, लगभग 1 साल होने लगता है, तो वो चीज़ों को पहचानने लगता है। आप उससे बोलेंगे जाओ बेटा ये चीज़ उठा के ले आओ, तो वो पहचानने लगता है, लुढ़कते लुढ़कते जाएगा और उस चीज़ को टच तो करने लगा, क्योंकि उसमें वस्तु स्थायित्व आ गया, ऑब्जेक्ट उसमें याद आ गया। ठीक है, तो उसको पता चलने लगा कि ये चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान अवस्था पर शुरू होता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदी पेशी, जिसको हम सेंसरी मोटर कहते हैं।
जल्दी से आंसर करिए, लाइव चल रहा है, किसी आंसर देना मस्ट है उनको। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा संवेदी पेशी, जिसको सेंसरी मीटर बोलते हैं, सेंसरोमोटर बोलते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संवेदी पेशी अवस्था पर शुरू होता है, क्योंकि यदि आपको पता होगा कि जब हम जीन पियाजे की 4 अवस्था पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली संवेदी पेशी होता है ना, याद रखना, 0 से 2 वर्ष के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होंगे? आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिक, या फिर नम फ्लेक्सिबल, या फिर जटिल, या फिर सामाजिक, कैसे होंगे बच्चे? इसका राइट आंसर बच्चे आत्म केंद्रित होंगे, ईगो सेंट्रिज्म होंगे। तो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है तब बच्चा होता है ईगो सेंट्रिक, मतलब कि आत्म केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक भागफल, बुद्धिलब्धि, या फिर बौद्धिक भागफल, या फिर कार्यात्मक भागफल? इसका राइट आंसर बुद्धिलब्धि। तो हमने पढ़ा ही था किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा बताती है? बुद्धिलब्धि। और आईक्यू का फार्मूला ही है मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, जिसको वास्तविक आयु भी कहते हैं और इसको कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं, इंटू 100। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मतलब आप किसी को, मतलब कुल मिला के आप किसी को जातीय वर्ड बोल रहे हो या धार्मिक वर्ड बोल दिया तुमने किसी को, तो ये कहलाता क्या है? पक्षपात, नस्लवाद, दुश्मनी और कट्टरता। किसी को आप जातिगत कोई अपसूचक वर्ड कह रहे हो। तो इसका राइट आंसर वैसे मेरे को पता है, इसको बोलते हैं प्रीजुडिस, मतलब कि पक्षपात कहलाता है। किसी विशेष जाति के लोगों को आप कुछ जातिगत नीचा दिखाने के लिए बोलते हो, या पक्षपात कहलाता है। इसका राइट आंसर है प्रीजुडिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित होती है? अब जटिल क्वेश्चन तुम सॉल्व कर ले तो मैथमेटिक्स के कैसे? प्रतिभा संबंधित स्मृति, जिसको हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं, प्रतिध्वनि स्मृति, जिसको हम एकॉनिक मेमोरी कहते हैं, चलन स्मृति, जिसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, या फिर संवेदी स्मृति, जिसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं। बताओ, जटिल चीज़ों को तुम सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स को, तो इसका राइट आंसर होगा चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। याद रखना राइट आंसर क्या होगा, जब जटिल गणितीय धारणाओं को तुम सॉल्व कर लेते हो तो वो चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खालिस्तान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत, ऑप्शन सी भावुक, और ऑप्शन डी क्षेत्र आधारित। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यक्तिगत विशेषता। तो 5 बड़े मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार व्यक्तिगत विशिष्टता के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी है पोस्ट औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आगे आगे क्वेश्चन, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कार्य प्रवृत्ति का नियम, या सेट या मनोवृत्ति का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्य प्रवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। याद रखना, तो तत्परता के नियम को हम कार्य प्रवृत्ति का नियम कहते हैं, याद कर लो, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ठीक है, जिसमें हमने तत्परता के नियम का दूसरा नाम लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी या कार्य प्रवृत्ति का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है?
स्वयं या अन्य के लिए घातक या फिर विचलन या विकार या पीड़ा। असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किसमें नाखुशी शामिल है? इसका राइट आंसर पीड़ा, डिस्ट्रेस, याद रखना ये शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? अब जो अधिगम को प्रभावित करता है वो बताना नहीं है। लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति। इसका राइट आंसर वो है ऊंचाई। यहाँ व्यक्तिगत अंतर नहीं पूछा था, ठीक है। लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति तो ये सब होता है, पर ऊंचाई क्या करता है? प्रभावित नहीं करती। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार लोग जाति भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऊंचाई, क्योंकि हाइट अधिगम को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीय कार्यकारी, सेंट्रल एक्सिक्यूटिव। ऑप्शन बी स्वर विज्ञान संबंधी पास। ऑप्शन सी एपिसोडिक बफर और ऑप्शन डी संवेदी रजिस्टर। कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर है संवेदी रजिस्टर, सेंसरो रजिस्टर इज राइट आंसर है ना। तो कार्य स्मृति का हिस्सा नहीं होता, लेकिन केंद्रीय कार्यकारी मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्वर विज्ञान संबंधी पास मतलब फोनोलॉजिकल लूप और एपिसोडिक बफर होता है, बट संवेदी रजिस्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बेंचमार्क आकलन को यह भी कहते हैं योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन। तो बेंचमार्क आकलन को हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर अंतरिम आकलन, इनको हम इंटरिम असेसमेंट कहते हैं। तो बेंचमार्क आकलन को याद रख लो। बेंच पे तुम अंदर की साइड बैठते हो, ठीक है, उससे तुमको अंतरिम आकलन याद हो जाएगा। क्लास के अंदर ही तो बैठते हो बेंच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान कहा जाता है। ऑप्शन है पहचान, मूल, विश्वास। ऑप्शन बी है पहचान, आत्मीयता। ऑप्शन सी अंतरंगता, पहचान और ऑप्शन डी है मूल, विश्वास, पहचान। तो इसका राइट आंसर होगा पहचान और आत्मीयता, याद रखिएगा। नई क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो एंड होने के बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को कवर करना, बोर मत हुएगा, क्योंकि ना कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी अभी ग्रेड 3 में आपको आएंगे, क्योंकि 30 सेट्स पेपर बनना है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस यहीं से रिपीटेड होंगे, तो ध्यान से समझना, बाल विकास ही टिपिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एक बच्चे के अनुकूलन अधिगम वातावरण में निम्न होगा। एक बच्चे के अनुकूलन अधिगम वातावरण में निम्न होगा। ऑप्शन है शिक्षार्थी अनुशासन, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी को स्वायत्तता, ऑप्शन सी है रैखिक अनावरण और ऑप्शन डी है शिक्षक का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी को स्वायत्तता। तो एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में शिक्षार्थी को स्वायत्तता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता, कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है? मनोलैंगिक के विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता, जिसको हम कैस्ट्रेशन एंजाइटी बोलते हैं? तो गुदा, मौखिक, सुसुप्तता और लैंगिक। तो इसका राइट आंसर है लैंगिक, याद रखना। तो मनोलैंगिक विकास की जो लैंगिक अवस्था में वंध्यकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। ऑप्शन ए है विकासात्मक सामाजिकरण, ऑप्शन बी है द्वितीयक सामाजिकरण, ऑप्शन सी है
प्राथमिक सामाजिकरण ऑप्शन डी है प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। क्या होगा राइट आंसर? बात के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास। पहले से पूर्वाभ्यास करो, बात के रिश्तों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। क्या होगा? प्रत्याशात्मक सामाजिकरण वो कहलाएगा। बस थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, 30 क्वेश्चंस बस कंप्लीट करेंगे हम, फिर उसके बाद आप लोगों की लीव। तो प्लीज़ बने बस रहिएगा। वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खालिस्तान के अवसर की संभावना कम होती है। खेलने, सीखने, अध्ययन और आनंद। क्या होगा इसका राइट आंसर मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा सीखने। तो वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य देखभाल और पहुंच और सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। असफलता शब्द को क्या कर सकता है? प्रतिस्थापित। ऑप्शन ए है बुद्धि की कमी, ऑप्शन बी अयोग्यता, ऑप्शन सी अधिगम अक्षमता और ऑप्शन डी अधिगम में उभारना। तो इसका राइट आंसर अधिगम में उभरना। तो एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है किसके द्वारा? अधिगम में उभरना। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे गंभीरतम कारक कौन सा? अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी या पोषण की कमी। बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे ही। भाई आपके घर में कोई परेशान हो जाता तो आप भी परेशान हो जाते हो। तो सेम वो पशु का एग्जाम्पल लिया, तो इसका राइट आंसर कहलाता है प्रतिकूल भावात्मक स्थिति। ठीक है, तो इमोशनल जो कंडीशन हो जाती है उसके कारण हम नहीं सीख पाते हैं। तो फिलहाल बेट्रो ये सेशन को यही ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस बड़ा पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस कवर किए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे ग्रेड 3 में। तो आई होप, और CTT में भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यही क्वेश्चंस रिपीटेड होने के। तो रिक्वेस्ट है कि रोज़ाना 11 बजे वैसे लाइव क्लास रहती है और संडे को 2 बजे रहती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल से यदि आप नए सब्सक्राइबर तो कल से 11 बजे यही लाइव क्लास रहेगी। तो मुझसे डायरेक्टली जुड़ने के लिए आपको फेसबुक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर लिंक्स है तो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली FB पर मेरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा, महाकाल की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मिलते हैं हम कल 11 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।